हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेना क्लासेस में। आज हम आपके लिए 2020 का गणित का पेपर 822 MB को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, पेपर की डेट लगभग आपको नज़दीक आ ही चुकी है, तो तैयारी भी आप उसी हिसाब से और फास्ट कर दीजिए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, हर के 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर के हमें फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। तो हर कितना है हमारा 1250 है, इसके फैक्टर करिए। इस संख्या को काटिए 2 से काटेंगे, 2 छीक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर अब ये 2 से कैंसिल आउट नहीं होगी, अब इसको 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर काटिए से 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम पचम 25। फिर 5 से काटिए से, पचम 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। ठीक है, इस हिसाब से 1250 के जो आपके टुकड़े बने वो कितने बने, फैक्टर क्या आए आपके 2 की पावर 1 गुणा 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4, 5 की पावर 4। अब सवाल को हल करिए। सवाल आपके पास कितना है, 1458 बटे 1250 है। ठीक है, तो 1458 को ऐसे रहने दीजिए और 1250 के जो गुणनखंड हमने बनाए हैं ये वाले, इनको यहाँ रख देते हैं। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 5 की पावर कितनी आ रही है 4, और यहाँ 2 की पावर कितनी देखने को मिल रही है 1 में देखने को मिल रही है। तो हमें भी 2 की पावर भी 4 करना है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 से अंश में गुणा कर देंगे और 2 की पावर 3 से हर में भी गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या हो सकता है, 1458 को ऐसे रहने देते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 अपॉन, अब यहाँ 2 की पावर 1 है या 3 है तो कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया ये, और 5 की पावर 4 है। ठीक है, अब दोनों की जब पावर सेम हो जाती है तो उन नंबरों को एक ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं और 8 की गुणा इसमें कर देते हैं। 8 की गुणा करते हैं, 8 8 64, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 एकम 8 और 3 11, और ये कितने हो गए 5, 2 गुणा 5 की पावर 4, और 2 गुणा 5 का मतलब हो गया आपका 10। ये हो गया आपका 1166 11,664 बटे 10 की पावर 4। नीचे कितना देख रहा है, 10 की पावर आ रही है 4, तो दशमलव कितने स्थानों के बाद लगेगा, 4 अंकों के बाद। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा 1.664। यानी दशमलव कितने स्थानों के बाद लगा, 4 स्थानों के बाद। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, 1 के बाद लगेगा नहीं, 2 के बाद लगेगा नहीं, 3 के बाद लगेगा ये भी नहीं, कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद लगेगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए चित्र में जो हमको दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। ठीक है, तो देखिए हम शून्यांक कैसे चेक करते हैं। देखिए ये जो लाइन कहलाती है वो आपकी x कहलाती है, x अक्ष, और ये खड़ी हुई लाइन कहलाती है y अक्ष। अब इस पर कोई ग्राफ अगर खींचा गया है इस टाइप से, तो हम इसके शून्यांक देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस ये जो ग्राफ है आपको एक्स वाई लाइन को कितनी जगह कट कर रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए एक जगह कट कर रहा है एक्स वाई लाइन को, दूसरी जगह एक्स वाई लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है, तीसरी जगह यहाँ कट कर रहा है, और चौथी यहाँ जगह कट कर रहा है, और पांचवी यहाँ पर कट कर रहा है। अगर हम इस ग्राफ के शून्यांक देखेंगे तो कितने मिलेंगे देखने को, 5 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ आपको 5 जगह कट कर रहा है। लेकिन हमको देखना किस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में देखना है। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ ये एक्स वाई लाइन को कट कर रहा है। तो देखिए एक तो यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ एक्स अक्ष को, और तीसरी जगह यहाँ कट कर रहा है, और चौथी जगह ये कट कर रहा है। तो इस हिसाब से इसके शून्यांक कितने होने चाहिए,
4 शून्यंक होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होता है? 4th नंबर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे डी, BC बटे EF और AC बटे DF का जो मान है वो 4/9 है। और हमको बताना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। देखिए, दो ट्राइंगल आप लीजिए। एक तो ट्राइंगल आपके पास है, एक ट्राइंगल आपके पास क्या है? एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये है आपके पास। ठीक है, दो ट्राइंगल है आपके पास। अब जो ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल का नाम ग्रहण करते हैं तो ये है ए, बी और सी है। और दूसरा वाला ट्राइंगल आपके पास क्या है? डी, ई और एफ है, DEF है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? AB बटे DE। AB कौन सी साइड हुई आपकी? AB ये वाली साइड हुई। और DE कौन सी साइड हुई? ये वाली, DE। DE और BC बटे EF। BC कौन सी साइड हुई? BC। BC आपकी ये वाली साइड हुई और EF ये, इनका अनुपात। और बची हुई कौन सी साइड है? AC। AC यानी कि ये वाली साइड AC बटे DF। इनका अनुपात कितना है? 4/9 दे रखा है। और पूछा क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। DF बराबर दे रखा है 4/9 दे रखा है। ठीक है, ये कब होंगे? जब ये समानुपात में कब होते हैं? जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हों? समरूप हों, तभी समानुपात में होते हैं। इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं? समरूप बोल सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। जब ये समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात समानुपात में होता है। ठीक है, उसी हिसाब से इनका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। भुजाओं के वर्गों का अनुपात यानी कि आप कोई सी एक भुजा का वर्ग का अनुपात कर ले लीजिए, AB बटे DE का वर्ग। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 4/9 का वर्ग। और 4 का वर्ग कितना होता है आपका? 16 होता है, 16। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। ठीक है, 16/81 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। और हमको निकालना क्या है? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान हमको निकालना है। तो देखिए क्या होगा। देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। कॉस थीटा को इधर पहुंचाइए, तब क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा के। इस कॉस थीटा को इसके नीचे ले आइए, तब हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। कितना हो गया? 1। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा किस में बदल जाता है? टेन थीटा में। तो इसको हमने टेन थीटा लिख लिया बराबर 1। अब 10 में देखेंगे 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री की होती है 1। तो हमने इसको 1 को tan 45 डिग्री लिख दिया।
और 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 45 डिग्री आ गई। ठीक है, अब थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका मान निकालेंगे। चलिए स्टार्ट आगे करते हैं इसको। देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू चाहिए हमको। थीटा की वैल्यू लगा दीजिए यहां पर, तो साइन 4 थीटा की जगह लगा दिया आपने 45 डिग्री। ऐसे यहां पर कॉस 4 थीटा की जगह आप रख दीजिए 45 डिग्री। साइन 45 का मान हम टेबल से जानते हैं 1/√2 होता है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 है। इसी प्रकार कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2 होती है और इसकी पावर भी 4 लगा दें। ठीक है, इस हिसाब से अब देखिए 1 की पावर 4 मतलब बनी रहेगी, √2 की पावर अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4। कितना निकल कर आएगा 4। अब इसी हिसाब से इसको भी चेक करिए 1/4 ये भी आएगा, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। कैंसिल आउट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2 इसका आंसर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा, सेकंड ऑप्शन इस हिसाब से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे। कैसे, अक्ष से दूरी। देखिए बाई अक्ष से दूरी कौन सा, बाई का कोऑर्डिनेट होगी, तो बाई का कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है 4 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 इकाई। अगर एक्स अक्ष से पूछ लेता तो हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहां पर, तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना हो गया 4 इकाई हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता निकालेंगे इक्का होने की, फिर बाद में हम इसका लास्ट में जाके हम इसके इक्का ना होने की प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। तो देखिए 52 पत्ते में वो गड्डी में कितने पत्ते हैं 52 है, तो इस हिसाब से NE की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का कितने होते हैं गड्डी में, इक्का होते हैं, सॉरी यहां पर NS 52 होगा, NS कितना होगा 52। पत्तों की गड्डी में पत्तों की संख्या NS कहलाएगी, वो कितनी है 52 है। इक्का निकालने हैं तो इक्का कितने गड्डी में पाए जाते हैं 4, तो NE की वैल्यू हो गई 4। अब इक्का होने की प्रायिकता निकालेंगे तो PE बराबर आपका हो जाएगा फॉर्मूला NE बटे NS, NE बटे NS। ठीक है, तो NE कितना है हमारे पास 4 है और NS कितना है 52 है। इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1/13, यानी इक्का होने की प्रायिकता कितनी है 1/13 है। अब इक्का ना होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। इक्का ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता कितनी है PE है, तो 1 माइनस PE कितना निकाला हमने 1/13। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, 13 इसका एलसीएम हो जाएगा 13 माइनस 1 यानी कि 12/13 हो जाएगी इक्का ना होने की प्रायिकता। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमको 4th करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - x गुणा x + k - 1 × y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए आपकी समीकरण है 3x + y = 1, 1 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो -1 बराबर हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर आपकी क्या है 1 है। कंपेयर कर लीजिए a1x b1y
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तब a1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, x का गुणांक a1 कहलाएगा, तो a1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू y का गुणांक कितना है 1 है, तो b1 की वैल्यू 1 हो गई, बाकी जो बचा वो c1 हो गया आपका -1 हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, दूसरी इक्वेशन है आपकी 2k - 1 गुणा x प्लस k - 1 गुणा y माइनस, इधर से ट्रांसफर कर लीजिए, 2k + 1 = 0। तो इक्वेशन नंबर हो गई है आपकी 2। इस इक्वेशन की कंपैरिजन कर लें, आप इसको कंपेयर कर लें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2k - 1 और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का गुणांक v2 कहलाएगा, तो ये हो जाएगी k - 1 और बाकी जो बचा वो c2 कहलाएगा, c2 बराबर हो जाएगा -2k + 1, 2k + 1। देखिए कोई हल ना होने के लिए हमारे पास प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर नहीं होती ये वैल्यू c1/c2 के। कोई हल के, जब कोई हल नहीं होता है तब ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए a1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, a1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 3 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 2k - 1 है, v1 की वैल्यू 1 है, v2 की वैल्यू k - 1 है, और c1 की वैल्यू 1 है, और c2 की वैल्यू -2k + 1 है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए इन वैल्यू को। तो अप्लाई करते हैं इन वैल्यू को, तो पहली वैल्यू लगाते हैं, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2k - 1, 2k - 1 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, और v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है k - 1 है, डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 है, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2k + 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों को हम रख के सॉल्व कर लेते हैं, इससे हम तब हम k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी आपस में इस तरह से। तो 3 की कर दें k - 1 में, तो 3k - 3 हो जाएगा, और 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर रहने वाला है 2k - 1। k वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए और नंबर वाली टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो 3k - 2k इक्वल टू हो जाएगा 3 इधर आके प्लस का हो गया -1, 3k में से 2k जाएगा तो 1k बचेगा बराबर, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया है 2 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आई यहाँ से 2 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिए, चित्र में AO/OC, तो AO कहां से कहां तक है, ये आपकी AO है और ये आपकी क्या है OC है। BO/OD, तो BO कहां तक है, यहां से यहां तक BO है और यहां से यहां तक OD है आपकी। इन दोनों का रेशियो यानी अनुपात कितना है 1:3 है, और DC कौन सी साइड हुई, ये वाली साइड हुई, DC कितनी है 1.5 है। तो AB का मान आपको निकालना है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, इसमें AB का मान कैसे निकालेंगे। AB का मान निकालने के लिए हमें देखो इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज है DOC या COD, त्रिभुज COD आपस में कैसे हैं, समरूप है, क्योंकि इनकी भुजाएं क्या है समान अनुपात में दे रखी हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में समरूप होंगे, तभी भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होती हैं। तो देखिए AO/OC बराबर दे रखा है BO/OD बराबर 1/3 दे रखा है, ठीक है। अब
जब तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी फिर तो हम कह सकते हैं AO अपॉन OC बराबर होगा BO अपॉन OD और बराबर होगा ये तीसरी भुजा क्या है आपकी AB बटे DC के। ठीक है, ये वैल्यू तो हमको 1:3 दे रखा, तो 1/3 लगा देंगे इसकी जगह पर और AB ऐसे रखेंगे और DC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है, तो यहां से उठाकर हम 1.5 रख देंगे। अब आपस में इनकी क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, तो AB बराबर आपका यहां से हो जाएगा 1.5/3। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 से काटेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.5। तो AB बराबर कितना आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, √3 tan 12 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री और tan 78 डिग्री का आपको मान बताना है। तो क्या करना है इसमें हमको, देखिए इस सवाल को नोट करिए, √3 tan 12 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री और tan 78 डिग्री। ठीक है, तो देखिए टेबल से हम किन किन की वैल्यू जानते हैं, ध्यान से देखें, टेबल से हम जानते हैं cot 45 की वैल्यू जानते हैं, cot 60 की जानते हैं, तो इनकी तो वैल्यू आप टेबल से लगा दीजिए। √3 tan 12 अंश को 90 माइनस थीटा में चेंज कर देते हैं, तो 90 में से कितना घटाएं 12 बचेगा, तो 90 में से अगर हम 78 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 12 डिग्री बच जाएगा। cot 45 की कितनी वैल्यू होती है 1 होती है, cot 60 की कितनी वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और tan 78 को हम ऐसे रखते हैं tan 78 डिग्री, ऐसे रखा हमने tan 78 को हमने ऐसे रखा 78 डिग्री। ठीक है, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और tan 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है cot थीटा में, तो ये बदल जाएगा आपका tan किस में बदल जाएगा cot में, cot और थीटा की जगह कितना लिखा हुआ 78 डिग्री लिखा हुआ है। अब इस वाले tan को हम cot में कन्वर्ट कर ले रहे हैं 1/cot 78 डिग्री। अब cot 78 डिग्री से cot 78 डिग्री को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1। तो इसका मान कितना निकल कर आएगा 1 निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक लीप वर्ष जो होता है वो कितने दिनों का होता है, तो एक लीप वर्ष बराबर होता है 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन। अब 366 दिन में 52 सप्ताह होते हैं पूरे, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं सप्ताह में, तो देखिए वो 2 दिन हो सकते हैं आपका या तो सोमवार और मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बुध बृहस्पति हो सकता है, बृहस्पति शुक्र हो सकता है, शुक्र शनिवार हो सकता है, शनिवार और रविवार हो सकते हैं, लेकिन इसमें बोला गया है 52 रविवार, तो यहाँ पर इसको रविवार को आपको लेना नहीं है। तो 7 दिन में से हमें ऐसे 2 दिन सिलेक्ट करने हैं जिनमें रविवार ना आ रहा हो। तो कितनी बार आ रहा है ऐसा, 1 बार इनमें रविवार नहीं आ रहा है, 2 बार रविवार नहीं आ रहा है, तीसरा इसमें भी रविवार नहीं आ रहा है, चौथा इसमें भी रविवार नहीं आ रहा है, 5वां इसमें भी रविवार नहीं आ रहा है। यानी 7 दिन में से 5 दिन ऐसे मिले हमें जिनमें रविवार हमें
नहीं मिला देखने को। तो प्रायिकता निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? प्रायिकता के लिए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है, अब हम 7 दिन में तो चेक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ई कितना आया आपका? 5। 5 दिन ऐसे मिले जिनमें रविवार आपको देखने को नहीं मिला। बाकी टोटल कितने दिन में से देख रहे थे? 7 में से। तो इस हिसाब से इसकी जो प्रायिकता आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 5/7 आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल कितना हो? 265 हो। यानी प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो ए बराबर तो आपके 4 दे रखा है। अंतिम पद को किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। तो एल बराबर आपका कितना है? 49 है। और पदों के योग को हम एस एन से लिखते हैं, और एस एन कितना है हमारे पास? 265 दे रखा है। पूछा क्या जा रहा है? एन हमको बताना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें? एस एन बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 a प्लस एल। ए प्लस एल होता है। एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 265 है। तो यहां पर हम 265 लिख देते हैं। n/2 ए हमारे पास कितना है? 4 है, और एल हमारे पास कितना है? 49 है। तो यहां पर हम 49 लिख देते हैं। इस 2 को इधर ले जाते हैं। 265 गुणा 2 बराबर n, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये बैठेगा 53। अब इस 53 को भी इसके नीचे पहुंचा दीजिए। तो 265 गुणा 2/53 बराबर n। ठीक है, 53 पंजे कितने हो गए? 265 होते हैं। और n बराबर आपका कितना बचेगा? 5 गुणा 2, और 5 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 10। तो कितने पद होंगे उसमें? 10 पद में देखने को मिलेंगे हमें, जिनका योगफल कितना होगा? 265 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या 0.666 डॉट डॉट को p/q के रूप में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इस संख्या को हम x मान लेते हैं। x बराबर आपकी कितनी है? 0.666 डॉट 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 डॉट। आगे तक ऐसे ही चलती गई है संख्या। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं? 10 से गुणा कर लेते हैं। 10x बराबर 0.1 कदम आगे बढ़ जाएगा, तो 6.666 डॉट 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 इस तरह से हो जाएगी। अब इस संख्या को हम 2 भागों में कर लेते हैं। दशमलव वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, और इंटीजर वाला पार्ट यानी पूर्णांक वाला पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो 10x बराबर 6 प्लस 0.666 डॉट 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 ऐसी चलती रहेगी संख्या। इसको शुरू में हमने क्या माना था? x माना था। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? x लिख लेते हैं इसकी जगह पर। तो 10x बराबर 6 प्लस x। अब इस x को इधर ले जाते हैं उठाकर। तो 10x माइनस 1x बराबर 6। 10x में से 1x घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 9x बचेगा। इधर 6 रह जाएगा। अब इसको भी इसके नीचे पहुंचा दीजिए, तो x बराबर आपको कितना रह जाएगा? 6/9। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये संख्या बचेगी आपकी 2/3। ये किसमें? p/q के रूप में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृत्त के व्यास AB के सिरे दे रखे हैं -2, -7a, तथा B सिरा दे रखा है आपको 1, -11। तो वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक हमको बताने हैं। तो एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लेते हैं, और इस वृत्त का व्यास क्या है? AB है। AB इस वृत्त का क्या है? व्यास है। और ये सिरा आपका कितना? A है, और ये वाला कौन सा पॉइंट है? B। इसका केंद्र क्या होगा? O होगा। ठीक है, इस A के निर्देशांक हमको दे रखे हैं -2, -7। ठीक है, और इस B के निर्देशांक हमको क्या दे रखे हैं? 1, -11। ठीक है,
और इस ओ के हमें निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए ओ क्या होता है, व्यास ए बी का क्या, जैसे केंद्र है ना वो वृत्त का, और वो व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक यानी केंद्र ओ के निर्देशांक, हम कह सकते हैं केंद्र ओ के निर्देशांक बराबर होगा मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। ठीक है, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें x1 और y1 किसको कहेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे हम x1 और इसको क्या बोलेंगे y1, और इसमें b वाले निर्देशांक को x2 और y2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाले सारे निर्देशांक हम इस फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, -2, तो -2, और x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है बटे 2। y1 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, -7, और y2 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, -11 बटे 2। इसको सॉल्व करते हैं, -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो -1 बटे 2 बचेगा, -1 बटे 2, और -7 में से -11 जाएंगे तो -18 हो जाएगा ये बटे 2। इसको कैंसिल आउट कर लिए, 2 ने 18। इस हिसाब से जो इसके निर्देशांक आएंगे वो आएगा -1 बटे 2 कॉमा -9, किसके, ओ बिंदु, केंद्र ओ के निर्देशांक हो जाएंगे। यानी क्या होगा इसके निर्देशांक, -1 बटे 2 कॉमा -9। ठीक है, अब त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, O से A तक की डिस्टेंस निकाल लीजिए या O से B तक की डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, O से A तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वही इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। देखिए O से A के बीच की दूरी, त्रिज्या बराबर त्रिज्या निकालना है R, O A के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और दूरी का जो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडरवुड x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब x1 y1 जो हमने पहले माने थे, x1 y1 और x2 y2, उनको चेंज कर देते हैं हम। अब देखिए ये आपका x1 रहेगा, ये आपका x1 और ये आपका y1 कहलाएगा OA के बीच के लिए, और ये आपका क्या कहलाएगा x2 और ये आपका कहलाएगा y2। ठीक है, तो यहां लगाते हैं R इक्वल टू x1 कितना है हमारे पास, x1 -2 है, x2 कितना है -1 बटे 2, तो माइनस बीच में पहले से आ रहा है तो प्लस का 1 बटे 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग प्लस y1 कितना है -7 है, और y2 माइनस के 9 है तो प्लस के 9 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह रहता है, इसलिए वो चिन्ह बदल के किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है कन्वर्ट। अब इनका एलसीएम लेते हैं, ये 2 था, नीचे 1 है, तो इनका एलसीएम कितना बनेगा, 2 और 2 दूनी 4 प्लस 1, ठीक है, का वर्ग, और 9 में से 7 घटाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, 2 का वर्ग। तो यहां पर कितना रह जाएगा आपका
4 में से 1 घटेगा तो -3/2 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। अब इसके वर्ग को ओपन कर दीजिए। 3 का वर्ग हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4 + 4। अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो r बराबर हो जाएगा आपका 4 एलसीएम लीजिए, 9 + 4 चौक 16, और 16 9 कितने हो गए? 25/4। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, और 4 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो r बराबर हो गया 5/2। ये इसको भाग कर लेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। केंद्र के निर्देशांक कितने देखने को मिले हमें? -1/2, -9, और त्रिज्या कितनी मिली हमें? 2.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर कितना बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। यानी 10 सेंटीमीटर क्या है? वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, और वृत्त की जीवा है एक AB, जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 अंश का कोण बना रही है। तो ये वृत्त है आपका, और ये वृत्त की क्या है? आपकी जीवा है AB, और ये वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? वृत्त का केंद्र O वृत्त का केंद्र है। AB क्या है? इसका व्यास है, जीवा है, और इस पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का ये एंगल बना रही है। त्रिज्या कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड कौन सा? ये नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये आपको ग्रीन वाला, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें किसका एरिया निकालना है? इस लघु वाले का निकालना है। लघु मतलब इस वाले पार्ट का, ये जो लघु है, लघु वृत्तखंड, इसका आपको एरिया निकालना है वृत्तखंड का। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक क्या बनना है? एक त्रिज्यखंड बनना है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल देते हैं तो हमें कौन सा हिस्सा बचेगा? इसका कौन सा पार्ट बचेगा? ये नीचे वाला पार्ट बचेगा, लघु वृत्तखंड बच जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। अब 1/2 आधार कितना है इसका? कोई सी एक भुजा आधार कह दो, OA आधार कह दे रहे हैं, OA, और OB को हम लंब कह दे रहे हैं। तो 1/2 आधार भी 10 सेंटीमीटर है, और लंब भी कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर है। कैंसिल आउट कर दो, 2 पंजे 10। इस हिसाब से जो इसका एरिया निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 50 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? इसके लिए फॉर्मूला है πr² थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितना होती है? 22/7। r², r 2 बार लिखना है हमें, तो r कितना है? 10 गुणा 10, और थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री है। थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री है, और बटे 360। इसको काट दीजिए, 90 चौका 360, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, 200 और काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा? 11 पंजे 55, 55 धाई 500,
50 550 बटे नीचे कितना बचा 7 बचा वर्ग सेंटीमीटर। यानी त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल कितना मिल गया हमें 550 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमने पहले से निकाल रखा है। AOB का क्षेत्रफल कितना था 550 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर माइनस समकोण त्रिभुज का कितना था 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना बनेगा 7 बनेगा। ये बना 550 और 7 पंजे 35 350 वर्ग सेंटीमीटर। और जब घटा देंगे इसको तो बचेगा 200 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर। यानी लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल कितना आएगा 200 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा निकालना है। तो देखिए छोटी संख्या इन दोनों में से कौन सी है 426 है और 576 कौन सी है बड़ी संख्या। तो 426 से हम भाग देंगे 576 को। तो भाग देने का क्रम जरा ध्यान से समझिएगा, भाग हमको किस प्रकार करनी है इसकी। देखिए 426 को जब हम 576 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 426 एकम 426, भागफल कितना आएगा 1, घटा लीजिए शेषफल कितना बचता है इसका 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा और 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। अब 150 से भाग करेंगे हम जिससे हम पहले भाग कर रहे थे, 426 से पहले भाग कर रहे थे। अब हम 150 को 50 से भाग करेंगे 426 को, 426 को यहां लिख लेते हैं। तो 426 का 15 का पहाड़ा 150 का पहाड़ा पड़िए 150 से अब 426 को भाग करते हैं तो कितना मिलेगा देखने को। तो 150 दूनी 300, 150 दूनी कितने हो गए 300 हो गए। बट अब घटा लीजिए इसे तो 6 बचा, 2 बचा और यहाँ कितना बचेगा 1। अब फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अब 150 को भाग देंगे 126 से, अब 150 यहाँ लिख लीजिए। तो 126 एकम 126 जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 में से 6 गए 4 बचे, 10 में से 6 गए कितने बचे 4 और 4 में से 2 गए 2 बचे। अब फिर वही प्रक्रिया अपनाइए, 126 को यहां लिख लीजिए और 126 को भाग करिए 24 से। तो 24 कितने हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 10 में 6 गए। यहाँ पे 24 पंजे लगा के देखिए 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, कितना बचा है यहाँ पर आपका 6 बच जाएगा। अब ये 24 आए, इस 24 को यहाँ फिर लिख लीजिए इसी क्रम से। तो कितना जाएगा बार आपका 6 चौक 24। ठीक है, तो आपका शेषफल जब तक इसको भाग करते रहना है जब तक आपको शेषफल 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पर हमको शेषफल कितना मिल गया 0 मिल गया। अब जिससे हम भाग दे रहे थे वह हमारा क्या बन जाएगा मासा। तो लास्ट वाली संख्या हमारी क्या मिली थी 6 से भाग दे रहे थे, तो मासा हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पर 6 हमारा मासा बन जाएगा। इस हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका cos 0 डिग्री
प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान कितना लाना है हमको 7/4 लाना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। LHS क्या है हमारे पास, कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में आपके क्या दे रखा है, कॉस साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, सबकी वैल्यू टेबल से लगा दीजिए। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। इसी तरह साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए इन दोनों को। अब इतने वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इतनी लास्ट वाली वैल्यू को ऐसे रखेंगे। तो इनका एलसीएम लेते हैं 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1/√2 को ऐसे रखा हमने। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, 2 एलसीएम लिया तो 2 प्लस 1 माइनस 1/√2 को ऐसे रखा। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा आपका, 3/2 प्लस 1/√2 और यहां पर भी कितना बन जाएगा, 3/2 माइनस 1/√2। देखिए आपने एक सरल समीकरण पढ़ रखी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी बन रही है, तो इन्हें स्क्वायर के रूप में लिख दे रहे हैं। तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का 2 होता है। अब इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम बनेगा 4, 9 और 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/4 जो कि हमारी क्या है, RHS है। प्रूफ हो गया हमारा, हमें 7/4 लाना था, हमारा आंसर भी कितना आ गया, 7/4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी कि आपको एक रेखाखंड दे रखा है, एक रेखाखंड आपको दे रखा है, ये आपको एक रेखाखंड है, इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका क्या है, ये यहां से यहां तक कह लीजिए पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये आपका कितना बचता है, तीसरा भाग है। अब इसको नाम दे दीजिए, इस भाग को हमने ए पॉइंट कह दिया, इसको हमने बी कह दिया। रेखाखंड ए बी को 2 भाग में बांटा गया है, पी और क्यू पार्ट में बांटा गया है। ये तीनों पार्ट जो आपस में हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। ये तीनों हिस्से क्या आपस में बराबर हैं। तो पहले वाले भाग के जो निर्देशांक आपको दे रखे हैं वो ए के 3, -3 3, -3 है और बी वाले बिंदु के निर्देशांक आपको 9, 9 दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको पी के और क्यू के निर्देशांक आपको बताने हैं। चलिए इनके निर्देशांक अगर हम मान लेते हैं कि ए, बी है, अब जैसे कि इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि पी के निर्देशांक क्या है, ए, बी, ए, बी और इस क्यू के निर्देशांक हम मान ले रहे हैं सी, डी हो। तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए पहले हम
P रेखाखंड AB को बांट रहा है ना, कितने अनुपात में बांटेगा? P, बिंदु P रेखाखंड AB को P रेखाखंड AB को देखिए, एक हिस्सा इधर है, दो हिस्से इधर दिख रहे होंगे, यानी एक पार्ट इधर है और दो पार्ट आपको इधर दिख रहे होंगे, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इस हिसाब से इसको कितने अनुपात में बांटेगा? 1:2 में, 1:2 में विभाजित करता है, 2 में विभाजित करता है तो अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र क्या है आपके पास? सूत्र से फॉर्मूला क्या है आपके पास? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m2। ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र से हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु P के निर्देशांक इसको हम क्या बोलेंगे? m1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? m2 बोलेंगे। यानी कि ये m1 और ये क्या कहलाएगा? आपका m2 कहलाएगा। अब ये आपके x1 y1 होंगे। कौन से पॉइंट? ध्यान से देखिएगा, ये आपका x1 कहलाएगा और ये आपका y1 कहलाएगा, और यहां पर ये x2 और ये आपका y2 कहलाएगा। रख दीजिए इस फॉर्मूले में। m1 कितना है हमारे पास? 1 है। x2 कितना है? 9 है। m2 कितना है हमारे पास? 2 है। x1 कितना है हमारे पास? 3 है, बटे 1 प्लस 2। सेम प्रोसेस इधर भी अप्लाई करिए। m1 कितना है हमारे पास? 1 है। y2 9 है। m2 2 है और y1 -3 है, -3 है, बटे 1 प्लस 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो 9 एकम 9 और 3 दूनी 6 बटे 3, इनको जोड़ने का, और यहाँ कितना आएगा? 9 एकम 9 -6 बटे 3। तो 9 और 6 कितने हो गए? 15 बटे 3, और 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बटे 3। इनको काट लीजिए। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, यानी ये a, b माने था हमने, तो a, b आपका कितना हो जाएगा? 5,1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,1। पहला निर्देशांक आपको मिल गया। इसी हिसाब से अब हम दूसरा निकालेंगे, Q के निर्देशांक निकालेंगे। चलिए, बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक। अब देखिए, Q वाली जो लाइन है वो कितने भाग में बट रही है? देखिए, Q को ध्यान से देखिएगा। यहां पर Q यहां पर है। इधर लाइन के कितने हो रहे हैं? 2 हिस्से हो रहे हैं, और इधर लाइन का क्या है? आपका एक पार्ट है, यानी 2:1 में बांट रही है। यानी m1 और अनुपात m2 कितना है यहाँ पर? 2:1 है यहाँ पर। तो m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। फॉर्मूला वही लगाएंगे आप। m1 है आपका 2, x2 आपका यही लगेगा 9 प्लस m2 कितना है? 1,
और x1 कितना है आपके पास 3 है, और ये हो जाएगा 2 + 1। अब यहां पर आ जाइए, m2 आपका 2 है, y2 9 है, और m2 1 है, y1 आपका -3 है, -3 बटे 2 + 1, 2 + 1। अब इसको सॉल्व करिए, 9 दूनी 18, 3 एकम 3 बटे 3, 9 दूनी 18 -3 बटे 3, 18 3 कितने हुए 21 बटे 3, 21 बटे 3, और ये हो गए 15 बटे 3, 15 बटे 3। इनको काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी 7,5 आया ये। इसको हमने क्या माना था, C, D माना था, तो C, D बराबर आपको कितना मिला 7,5। ये दूसरा आंसर हो गया, यानी बिंदु Q के निर्देशांक 7,5 मिले और बिंदु P के निर्देशांक हमें कितने मिले 5,1 मिले। तो ये इसके आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त किया जाता है। तो शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका एक त्रिज्यखंड है OAB, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और इसके बीच का जो कोण है वो कितना है 120 डिग्री है। इसको इस प्रकार मोड़ा जाता है कि इसकी दो साइड जो कितनी है वो 12-12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और क्या बनाया जाता है, एक शंकु बना दिया जाता है, ठीक है। तो शंकु कैसे बनेगा, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का कोण कितना है 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। तो उस शंकु का हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए ये त्रिज्यखंड है आपको OAB, और इससे क्या बनाया जा रहा है, आपको शंकु बनाया जा रहा है। तो इस जो त्रिज्यखंड से जो शंकु बनेगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, क्या लगाएंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा बटे 360 होता है, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई RL। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है, और एक r से, देखिए इसका r अभी हमें पता नहीं है, इसके r को हम R1 कह दें, ठीक है, और इसे r रहने देते हैं। तो R1 कितना है हमारे पास 12, तो 12 गुणा 12, और थीटा कितना है हमारे पास 120 डिग्री का है बटे 360 डिग्री, और r इसे रहने देते हैं। L हमारे पास कितना है 12 है, तो एक 12 से एक 12 कैंसिल आउट हो गया, और 12 तियां 120 तियां 360 हो गए, और 3 चौक 12। इस हिसाब से अगर हम r देखें कितना मिल जाता है हमें, 4 सेंटीमीटर r मिल गया। किसका, शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी ये r आपको मिल गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको r मिल गया, L हमको यहाँ पता है, h निकालते हैं। h के लिए L² बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास L² होता है h² + r²। तो L तो हमारे पास कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, h हमको निकालनी है शंकु की ऊंचाई, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास 4, अभी हमने निकाली है 4। तो 12 का वर्ग हो गया 144, h² ऐसे रहने दीजिए, 4 का वर्ग हो गया 16, इस 16 को इधर ले आइए,
तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस 16। ठीक है, तो h बराबर आपका हो जाएगा रूट 144 में से 16 घटा दीजिए, तो 4 में से 14 में से 6 गए, कितने बचेंगे आपको 8, और 3 में से 1 गया 2, 128। अब 128 के अगर हम फैक्टर करें तो कितना बनेगा, 128 को हम लिख सकते हैं 64 दूनी 128 होते हैं, 64 किसका का वर्गमूल होता है 8 रूट 2 सेंटीमीटर। h मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। हमसे पूछा क्या है इसका आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लगा दीजिए। आर की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 4, 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4 कर दीजिए, और एच की वैल्यू कितनी 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2। ठीक है, इनको सॉल्व करिए, जो कट रहे हैं काट दीजिए, नहीं तो उनको गुणा करके लिख दीजिए। कट कुछ नहीं रहा है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, गुणा कर लीजिए, कितनी आएगी गुणा इसकी 28, 16 रूट 2 बटे 7 21 घन सेंटीमीटर। अब चाहो तो इसको आप 21 से भाग करके और देख लेना, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा ये क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक ज्ञात करने हैं और बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंधों में पुष्टि भी करनी है। तो इसके शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं हम। 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। इस 7x को बीच में रख लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। 6 3 18, 18 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका जोड़ घटाना 7 आए 9 दूनी 18 होते हैं, तो इसके फैक्टर बनेंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। जोड़े बना के कॉमन लीजिए, इनमें से 3x कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 2x बचेगा माइनस 3 बचेगा, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो दोनों में से कॉमन कितना मिल गया हमको 2x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है हमको 3x प्लस 1 बच रहा है इसमें से। ये दोनों वैल्यू जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो 2x माइनस 3 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 3/2, और इसको रखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को के इक्वल, तो x की वैल्यू बनेगी माइनस 1/3। तो ये दो शून्य मिले आपको 3/2 और माइनस 1/3। ठीक है, अब देखिए इसमें मूलों का योगफल जब निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस b/a, माइनस b/a, या हम ऐसे कह सकते हैं x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर देखें तो कितना है हमारा -7 है, और x का गुणांक कितना है हमारा 6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा तो 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल निकाल के देखें। मूलों का गुणनफल और निकाल लेते हैं। ये होता है c/a, c मतलब अचर पद, a मतलब x² का गुणांक। तो c कितना है यहाँ पर देखेंगे तो आप माइनस के 3 है, a आपका 6 है, तो इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये आ गया माइनस 1/2, 1/2। ठीक है, चलिए अब शून्य अंकों को भी हम ऐसे चेक कर लेते हैं। शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल चेक कर लेते हैं, इतना ही आना चाहिए। शून्य अंकों का योगफल चेक कर लेते हैं।
शून्यंकों का योगफल। तो पहला शून्यंक कितना है, 3/2 है, और दूसरा कितना है, -1/3 है। इनका एलसीएम कितना बनेगा, 6, 3 3 9, -2, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7/6, जो कि इसके बराबर आ रहा है। ठीक, अब गुणनफल भी चेक कर लीजिए, वो भी इतना ही मिलना चाहिए। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कितना आ रहा है हमारा, पहला शून्यंक कितना है, 3/2, देखिए यहाँ से, और दूसरा कितना है, -1/3, -1/3। इनकी गुणा करिए, 3 से 3 कट जाएगा, तो -1/2 आपको बचेगा। तो यहाँ पर भी देखिए आपको कितना मिला, 1/2। इससे हमारे उत्तर की क्या हो रही है, पुष्टि हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं, और चित्र में AOB का मान 100 डिग्री दे रखा है, APO का भी मान आपको बताना है। तो देखिए ये चित्र आपको दे रखा है, साफ स्पष्ट दे रखा है कि दो स्पर्शियां हैं। एक स्पर्शी कौन सी है, PA है, दूसरी स्पर्शी क्या है, PB है। ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या है, OP है। तो इस हिसाब से इसमें दो त्रिभुज आपको बनते दिख रहे हैं। एक तो AOP ट्राइंगल दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा BOP। ठीक है, तो ये दोनों कोण बना रहे हैं, इन कोणों को हमें बराबर सिद्ध करना है। यानी कि सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है आपको APO, एंगल APO बराबर होगा एंगल BPO के। यही तो बोला गया है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हल में त्रिभुज लेंगे पहले APO, और दूसरा त्रिभुज लेंगे BPO। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज बराबर है। देखिए OA बराबर है OB के, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसलिए OA बराबर OB हो गया। दूसरा क्या है आपका, OA बराबर OB हो गया। दूसरा आपका क्या है, OP दोनों में कॉमन है, OP बराबर OP, दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, ये दोनों में शामिल है ये साइड। ठीक है, तीसरा केंद्र रेखा हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। तो ये कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो एंगल OAP बराबर एंगल BOBP, ये कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, इस हिसाब से SAS प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज APO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BPO के। अब सब सर्वांगसम हो गए तो बाकी बचे हुए भी चीजें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं सर्वांगसम त्रिभुजों की। तो एंगल आपका क्या है, आपका APO बराबर होगा एंगल BPO के। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB 100 डिग्री का है, APO ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं आमने सामने के कोणों का केंद्र पर बना कोण और जो स्पर्शी के बीच बना कोण होता है, वो उन दोनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे हम इसको यहां पर, एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री का। ठीक है, इसको दो पार्टों में तोड़ देंगे हम। AOB तो आपको दे रखा है 100 डिग्री का,
तो इसको तो 100 लिख लीजिए। इसको दो भागों में तोड़ दो, APO प्लस BPO बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब APO BPO आपस में क्या है, बराबर है, 100 को उधर ले जाइए। तो APO एंगल BPO को हम क्या लिख दे रहे हैं, APO लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपस में क्या है, ये बराबर है, बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, 180 में से 100 हटा देंगे तो 180 बच जाएगा, और ये दोनों जुड़ के कितने हो गए, दो एंगल APO बराबर 80 डिग्री। ठीक है, अब दो उधर ले जाइए बटे में, तो एंगल APO बराबर आपका कितना हो जाएगा, 80 बटे 2। इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 यानी कि 40 डिग्री। एंगल APO की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 40 डिग्री बचेगी। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, cos A बटे 1 माइनस टेन ए साइन माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos A माइनस साइन ए दे रखा है, और आपको लाना क्या है, cos A प्लस साइन ए लाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सवाल है आपका, cos A बटे 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos A माइनस साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका नीचे को हम tan A को तोड़ लेते हैं sin A बटे cos A में, तो cos A बटे 1 माइनस tan A को लिख दिया हमने sin A बटे cos A, और साइन स्क्वायर ए को हम अभी ऐसे रहने देते हैं, और इस वाली वैल्यू को भी ऐसे ले रहने दे रहे हैं, cos A माइनस साइन ए। इसको एलसीएम ले लेते हैं, cos A इसका एलसीएम बनेगा, cos A इसका एलसीएम cos A बना, और cos A इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन ए, सॉरी cos A, cos स्क्वायर ए नहीं cos A, cos A माइनस साइन ए, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिखते रहेंगे, साइन स्क्वायर ए बटे cos A माइनस साइन ए, साइन ए। ठीक है, ये cos A कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो cos A की गुणा होकर कैसे में बदल जाएगा, cos स्क्वायर ए, और नीचे क्या है आपका cos A माइनस साइन ए, और यहाँ पर भी आपका कितना है, साइन स्क्वायर ए बटे cos A माइनस साइन ए। ठीक है, दोनों के हर समान हो गए, तो अंश को ऐसे लिख लेते हैं एक बार में, ये आपका हो गया, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा आपका cos A माइनस साइन ए। अब ऊपर सरसम का लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इन्हें एक बार जोड़ दीजिए, cos A प्लस साइन ए, और दूसरी ब्रैकेट में cos A माइनस साइन ए, साइन ए, और नीचे भी आपका क्या है, cos A माइनस साइन ए है, cos A माइनस साइन ए से cos A माइनस साइन ए कट जाएगा, क्या बचाएगा आपका cos A प्लस साइन ए, जो कि आपकी क्या है, RHS है, यही आपको लानी थी, और आपको ये मिल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो मासिक व्यय हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, तो 65 से 68, 68 से 71, 71 से
74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, 83 से 86। मध्यमान निकाल लीजिए दोनों को जोड़ के आधा। 60 दूनी 120 और 13 133 हो जाएंगे। कितना होगा? 65 और 68 जोड़ेंगे, उसका आधा आएगा 66.5। ठीक है। अब 71 और 68 जोड़ेंगे, इसका आएगा 69.5। उसका आधा करने के बाद 71 और 74 जोड़ के उसका आधा करेंगे तो आएगा आपका 71 और 74 जोड़कर उसको आधा करेंगे तो आएगा 72.5। ठीक है। 74 और 77 जोड़ के उसका आधा करेंगे तो आएगा 75.5। कैलकुलेशन करके देखिएगा, इतना ही आएगा देखने को। 70 और 80 जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो आएगा 78.5। और इसी प्रकार 80 और 83 जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो आएगा 81.5। और 83 और 86 जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो आएगा 84.5। ठीक है। अब आप घरों की संख्या नहीं बारंबारता नोट कर लीजिए इसकी। एफ कितना है? 2 है, 4 है, 3 है, 8 है और 7 है, 4 है और 2 है। ठीक है। इनकी गुणा कर लीजिए। एफ एक्स, एफ गुणा एक्स, तो 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 12 अधिक 13 और 2 छिक 12 और 1 13, 133 आ गया। ठीक है। 66 दूनी के हैं। 4 की गुणा कर लीजिए। 4 पंजे 20, यहाँ से लगे 2, 4 नेम 27, सॉरी 4 नेम 36, 36 और 2 हो गए 38, यहाँ से लगे 3, 4 छंग 24, 24 और 3 कितने हो गए? 27। ठीक है। अब अगली 3 की गुणा करिए। 3 पंजे 15, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21। 8 की करिए। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, यहाँ से लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। 7 की करिए। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59, यहाँ से लगे 5, 7 7 49 और 5 हो गए 54। ठीक है। अब 4 की कर लीजिए। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 अट्ठे 32, 2 की कर लीजिए। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16। देखिए कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब गुणा हो गई। अब इनका करते हैं टोटल। ये आपका हो गया क्लास इंटरवल, ये आपका हो गया मध्यमान और ये आपकी हो गई बारंबारता और ये हो गई एफ और एक्स की गुणा। अब टोटल आपको करना है सिग्मा एफ एक्स। इनका टोटल निकालिए। 5 और 5 10 का 0 और आपका कितना बचेगा देखिए। 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37, 37 और 9 37 और 9 46, 46 और 1 47, हाँ से लगे 4 4 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15, 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27 के 7, हाँ से लगे 2 7 और 3 10, 10 और 11, 11 और 4 15, 15, 15 2 17, 17 और 6 17 और 6 23 और 4 27। ठीक है।
2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 3 21 और 1 22, यानी कि 2277। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। और सिग्मा एफ देखिए कितना आएगा, यहाँ टोटल करके देखिए। सिग्मा एफ बराबर 4 और 2 6, ये सिग्मा एफ है। 4 और 2 6 और 3 9 और 8 17 7 24, 24 और 4 28 और 2 30। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ मिल गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए। एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और ये आपका कितना था 2277 बटे 30। 30 से इसको काट भाग कर लेना, तो जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, या भाग करके देख लीजिए कितना आना चाहिए। 2277 को 3 सत्ते 21, यानी कि 210, 30 सत्ते बचेगा कितना, पंजे आ जाएगा यहाँ पर 150, बचेगा यहाँ 27, दशमलव लगा के 0 उड़ाओ, 30 नेमा। ठीक है, यानी कि 75 पॉइंट, इसका आंसर मिलेगा 75.9। ठीक है, समथिंग में। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। मान ले रहे हैं दहाई का अंक, हम संख्या का दहाई का अंक मान ले रहे हैं x, दहाई का अंक मान लिया हमने x, और इकाई का अंक मान ले रहे हैं y। इकाई का अंक हम मान ले रहे हैं y। संख्या कैसे बनती है, संख्या बराबर होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। अब संख्या दहाई का अंक हमारा क्या है, x है, तो 10x हो गई, प्लस इकाई का अंक क्या है y, तो संख्या हमारी पूरी हो जाएगी 10x प्लस y। सवाल में बोला गया है दहाई का अंक इकाई के अंक का, दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का 3 गुना है, तो 3 गुना इकाई का अंक हो गया सवाल के अनुसार। 3 गुना इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी कि x बराबर आपका हो गया 3y। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यदि संख्या में अगर हम 54 घटा दें, संख्या कितनी, ये आपकी 10x प्लस y है, इसमें से कितना घटा दें, 54 घटा दें, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी x की जगह y हो जाता है, y की जगह x चला जाता है, तो 10y प्लस x हो जाएगी संख्या आपकी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये नंबर को एक तरफ कर लेंगे और x और y को इधर ले आते हैं, तो 10x प्लस y माइनस के 10y इधर आ गए, और x इधर आके माइनस का हो गया, 54 उधर जाके क्या के हो गए, प्लस के हो गए। 10x में से 10y घटाएंगे, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और 10y में से 1y जाएगा तो माइनस के 9y बचेगा, बराबर आपका 54। अब 9 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस y बराबर आपका हो जाएगा 54। 9 से काट लीजिए 54, 9 6 54, तो x माइनस y बराबर आपका हो गया 6। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर रखेंगे तो 3y माइनस y बराबर 6, 3y में से 1y घटेगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 6, इसे काटिए 2 3 6, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ये y का मान उठा के चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो 1 में रख देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू वाई है, तो y की जगह आप 3 रख दीजिए, तो 3 3 9, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 9 हो गई। ठीक है, अब आप संख्या में इसकी वैल्यू लगा दीजिए।
संख्या कितनी है 10x प्लस वाई, तो यहाँ संख्या कैसे लिखेंगे हम, संख्या क्या है आपकी 10x प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गई है 9, तो यहाँ से 9 रख दीजिए, और y की वैल्यू मिल गई है हमें 3, तो यहाँ से y की वैल्यू रख दीजिए 3। 10 ने 90 प्लस 3, ठीक है, कितना हो गई 93 हो गई आपकी संख्या। ये आपका हो गया आंसर। चेक कर सकते हैं इक्वेशन के अनुसार, आप चेक कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 घन मीटर है तथा भीतरी व्यास और महत्तम ऊंचाई बराबर है। भीतरी व्यास और महत्तम ऊंचाई बराबर है। कमरे की ऊंचाई आपको बतानी है। कमरा कैसा बना हुआ है आपका, इस टाइप का कमरा बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कमरे का नीचे का जो हिस्सा है वो कैसा है, बेलनाकार। कमरे के ऊपर का अर्धगोलाकार गुंबद है, अर्धगोलाकार वृत्ताकार कमरे के ऊपर, वृत्ताकार कमरा है यानी कि बेलनाकार हो गया, इस तरह का कमरा होगा, और इसके ऊपर क्या रख दिया गया है, अर्धगोलाकार गुंबद रखा हुआ है। इस तरह से गुंबद रखा हुआ है। ये इसका क्या है, व्यास है, और ये इसकी क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक टोटल ऊंचाई कहलाएगी। यहां से यहां तक ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, टोटल ऊंचाई। यहां से यहां तक को हम इस बेलन की ऊंचाई कह सकते हैं। h बोल सकते हैं यहां से यहां तक बेलन की ऊंचाई। ठीक है, और अर्धगोलाकार गुंबद की ऊंचाई को हम r से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। अर्धगोलाकार गुंबद हो गया, उसका भीतर कुल आयतन, यानी कि दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो बेलनाकार भाग और दूसरा अर्धगोलाकार, तो दोनों के आयतनों का योग होगा भीतर का आयतन। भीतर का आयतन, भीतरी व्यास तथा उसकी महत्तम ऊंचाई बराबर है। भीतरी व्यास मतलब यहां से यहां तक अगर r है तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगना यानी 2r, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, 2r बराबर h। इसका मतलब हुआ 2r इक्वल टू क्या है, h, महत्तम ऊंचाई। भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगी, h प्लस r हो जाएगी। ठीक है, तो 2r में से एक r कम हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, h। तो h और r आपस में क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। कमरे की ऊंचाई क्या है, यहाँ से h प्लस r आपको बतानी है। तो कमरे का आयतन क्या है, यहाँ पर कमरे का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, वृत्ताकार भाग का यानी बेलनाकार भाग का आयतन। देखिए बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार कमरे का आयतन बराबर होगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, देखिए बेलनाकार भाग का कमरे का आयतन टोटल हमको कितना दे रखा है इन्होंने, 48,510 घन मीटर ये दे रखा है हमको। 48,510 घन मीटर, और बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h
अर्धगोलाकार भाग का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। 48,510 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो यहाँ से बच जाएगा h और यहाँ से बच जाएगा 2/3 आर। पाई की वैल्यू आपको कितनी लगानी है? 22/7। तो 48,510 बराबर 22/7। आर आपको, आर और एच आपस में क्या है? बराबर हैं। और इस हिसाब से हमें क्या निकालना? ऊंचाई निकालनी। तो आर की जगह पे क्या रखेंगे हम? एच रख के चलेंगे। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, एच प्लस 2/3, आर की जगह क्या रख दिया हमने? एच रख दिया। अब ये गुणा में पहुंच जाएंगे 7 और 22 के में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। पहुंचा दीजिए इनको। 48,510 गुणा 7 बटे 22 बराबर एच स्क्वायर। इनका एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3h प्लस 2h। ठीक है, कितना हो गया? ये 5h हो जाएगा। और सॉल्व करिए इसको, काट लीजिए कटने हो तो। देखिए 11 दूनी 22, 11 चौक 44, बचेंगे कितने यहाँ पर? 4। काटिए, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, बचे यहाँ पर 4। तो 11 चौक 44, बचेंगे यहाँ पर 1, 11 एकम 11 जीरो बचेगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2205 गुणा 7 बचेगा आपका यहाँ। और इसको सॉल्व करिए आगे। यहाँ पर बचा आपका 2205 गुणा 7। ठीक है, बराबर ये हो गया आपका 5h गुणा h स्क्वायर बटे 3। ठीक है, अब इससे काट दीजिए 5 से। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। अब 3 गुणा में पहुंचा दीजिए, तो h ये हो गए 441 गुणा 7 गुणा 3 बराबर HQ। ठीक है, ये होता है आपका ये हो जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21 लिख सकते हैं हम इसे, बराबर HQ। तो H की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ से 21 मीटर आएगी, यानी कि जो ऊंचाई होगी उसकी, ठीक है, वो कितनी होगी? 21 मीटर। लेकिन हमसे पूछा कहाँ तक की ऊंचाई? H हमें निकालना है महत्तम ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई बतानी। कमरे की ऊंचाई h प्लस आर है, तो कमरे की टोटल ऊंचाई कितनी होगी? h प्लस आर। कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? h प्लस आर। जितना h है उतनी r है, तो यानी 21 प्लस 21 टोटल हो जाएगी 42 मीटर कमरे की ऊंचाई। यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमको बतानी है। समुद्र स्तंभ से, समुद्र तल से, देखिए ये मान के चलते हैं हम आपको, ये आपका एक प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, प्रकाश स्तंभ है और प्रकाश स्तंभ से दो जहाज देखे जा रहे हैं। पहला जहाज यहां पर है जो अवनमन कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। दूसरा जहाज ठीक इसके पीछे है, एक ये आपका जहाज है, ये 30 डिग्री का बना रहा है। दूसरा जहाज कितना बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे समझिए इसको, ये वाला जो एंगल है आपका,
ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है वो कितना है आपका, 45 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री। इन दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर दे रखी है। इसकी ऊंचाई आपको, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है। इसको x मान ले रहे हैं, नाम दे दे रहे हैं इनको, प्रकाश स्तंभ को नाम दे दिया ए बी, ठीक है। जहाजों को एक को सी कह दे रहे हैं और एक को डी कह दे रहे हैं, ठीक है। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। tan 45 यानी लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन सी भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, यानी कि ए बी। आधार कौन सी होगी, बी सी, यानी h बटे एक्स हो गया, ठीक है। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो h बटे एक्स। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं रिजल्ट, h बराबर क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। h बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी x की। अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए 30 डिग्री वाला, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब है आपकी ए बी और आधार आपका क्या होगा, बी से लेकर डी तक होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू h है। बी डी दो भागों में बटी हुई है, एक तो बी सी प्लस सी डी, ठीक है। बी सी यहाँ तक और सी डी यहाँ तक। तो 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 50 हो जाएगी, x प्लस 50। x की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, h, पहले तिरछी गुणा कर लीजिए। तो x प्लस 50 बराबर हो जाएगा h√3, ठीक है। x की जगह पे समीकरण 1 से कितना रख सकते हैं हम, x रख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो h लिख दीजिए, h प्लस 50 बराबर h√3। h को उधर ले जाइए तो 50 बराबर हो जाएगा h√3 माइनस h कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो 50 बराबर आपका हो जाएगा h√3 माइनस 1। इस वैल्यू को इसके नीचे ले आएंगे, तो h बराबर आपका हो जाएगा 50 बटे √3 माइनस 1। हर का परमीकरण कर दीजिए। तो √3 प्लस 1 से अंश में गुणा, √3 प्लस 1 से हर में गुणा, ठीक है। तो h बराबर आपका हो जाएगा 50 √3 प्लस 1, और नीचे एक बार संख्या जुड़ रही है एक बार घट रही है, तो वर्गों के अंतर के रूप में लिख दीजिए इनको, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो h बराबर हो जाएगा 50, √3 की वैल्यू लगा दीजिए 1.732 प्लस 1, और √3 का वर्ग 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो हो जाएगा 2.732 जुड़ के, और ये बचेगा 2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, ठीक है। इनकी गुणा कर लीजिए, 5 6 30, 5 6 30 और 3 33, 5 3 15, 15 और 3 18, और 5 एकम 5 और 1 6.3 के बाद 68.3 मीटर क्या आएगी, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका और बहुलक की गणना करनी है, यानी माध्यिका निकालनी है और दूसरा क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। माध्यिका और बहुलक, पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं, उसके बाद माध्यिका निकालते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है आपके लिए
1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 और 3000 से 3500 और 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये क्लास इंटरवल। और उसकी बारंबारता क्या दे रखी है हमें? लैंपों की संख्या यानी बारंबारता नहीं, 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48 दे रखी है। ठीक है। अब बहुलक हम कैसे निकालते हैं? सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी आ रही है इसमें? 86 आ रही है। कितनी आ रही है? 86। तो इसको क्या मानेंगे हम? F1। इससे पहले वाले को F0 और इससे बाद वाले को F2 कहेंगे। और इसी में हम F1 के जो सबसे अधिक बारंबार, इसको क्या मानेंगे हम? L मानेंगे। क्या मानेंगे? L। ठीक है। तो अब आपके पास सारी डिटेल मौजूद है। अब बहुलक का क्या लगाना है? सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला? बहुलक बराबर आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। H क्या है? दोनों का डिफरेंस। ठीक है। L आपके पास कितना है? 3000, तो यहाँ पर 3000 लिख दीजिए। F1 कितना है? 86। F0 कितना है? 60। 2F1 86 दूनी कितना हो जाएगा? 2 गुणा 86 कर दीजिए, माइनस F60 F0 और F2 कितना है? 74 है। 74। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2015 का 500 का कितना है? तो H हो गया आपका 500। H हो गया 500। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 3000 प्लस 86 में से 60 घटाएंगे, कितने बचेगा? 26 बचेंगे गुणा 500 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 छिंग 18, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 172। और ये दोनों जोड़ लीजिए, 4 7 और 6 13, 134। ठीक है। इसको और सॉल्व करिए। 3000 प्लस 3000 प्लस, अब ये आपका हो जाएगा 26 गुणा 500 घटा दीजिए, 12 में से 4 गए 8 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे। ठीक है। अब काटिए, 2 से काट दीजिए 19 और ये जाएंगे 13। ठीक है। 13 पंजे 65। अब कटेंगे तो कुछ है नहीं, तो 3000 प्लस 6500 बटे 19। 19 से 6500 को भाग कर लीजिए, कितना आएगा? ये लगभग ये आएगा 3000 प्लस 342.1। ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, 3342.1। इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी माध्यिका निकालते हैं। ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? 14 ऐसे रखेंगे, 14 में 56 जोड़िए, 56 और 4 60, 60 और 10 70, 70 में 60 जोड़िए 130, 130 में 86 जोड़िए 6, 8 और 3 11, 216, 216 में 74 जोड़िए, तो ये हो जाएंगे 80 80 90 290 और 290 में 62 जोड़िए, 260 यानी कि 260, 352
और 352 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब देखिए n कितना आ गया आपका 400 आ गया। ठीक है, तो n/2 निकालेंगे तो 400/2, ठीक है, कितना आएगा 200 आएगा। अब 200 वाला नंबर हमें किस में मिलेगा, CF संचयी बारंबारता में चेक करिए, 200 वाली लाइन हमें 216 में मिल जाएगी, इस वाली लाइन के इसमें मिल जाएगी पूरी 200 वाली लाइन। तब क्या करेंगे, इस 86 को हम क्या मान लेंगे, F मान लेंगे, इससे ऊपर इसे CF मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम L1 मानेंगे या L कहते हैं। ठीक है, और इंटरवल आप H निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, 2000 माइनस 1500, तो इनका H कितना आएगा 500 आएगा। ठीक है, तो अब माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, माध्यिका बराबर आपका होता है L1 या L लिख कह दो, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। ठीक है, L कितना है हमारे पास, L है हमारे पास 3000, n/2 कितना है 200, CF कितना है हमारे पास 130, और F कितना है 86, H कितना है हमारे पास 500। इसको हल कर लेते हैं, ये हो गया 3000, ये बचेगा 70 गुणा 500/86, काट दीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 से काटेंगे 35 बार जाएंगे। ठीक है, 2 चौक 8, 2 3 6, इनकी गुणा करके 43 से भाग कर लेंगे, गुणा कर लीजिए पहले, 5 25, 5 15 2 17/43। अब 43 इसको भाग करिए, इसकी जो भाग आएगी वो आपकी आएगी 3000 तो ऐसे ही 406.98, इनको जोड़ लीजिए तो 3406.98 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युगपत समीकरणों के युग्म 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 तथा x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे इसको, देखिए 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0, तो y के पदों में x का मान निकाल लें, x के पदों में y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x। एक टेबल बनाइए, एक में x लिखिए और एक में y, और y बराबर कितना है हमारा 12 माइनस 3x है। ठीक है, तो x की वैल्यू ऐसी रखिए, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। 12 माइनस 3, 3 दूनी 6, और x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y का मान हमें कितना मिलेगा, 3 3 9 यानी 3 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी समीकरण लीजिए, x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसको भी y का मान x के पदों में निकालिए, तो 3y बराबर हो जाएगा x प्लस 6 और y बराबर हो जाएगा x प्लस 6/3। अब इसका भी एक चार्ट बनाइए, x और यहाँ y और x प्लस 6/3 लगेगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी निकल के। ठीक है, और x की वैल्यू 1, हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 6 3 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 लाइनें लेनी पड़ेंगी, एक x और एक y वाली।
एक तो एक्स लाइन और दूसरी लेनी पड़ेगी आपको वाई वाली लाइन। ठीक है, इसे पॉइंट ले लीजिए, ऐसी वाई वाली लाइन पर पॉइंट ले लीजिए। इस पर पॉइंट लिया आपने 1 2 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, पहले इससे ग्राफ बनाते हैं, हम लाइन खींचते हैं। एक्स पे जाना है 2 पर, तो 2 कहाँ पर है आपको, 2 कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 2। और बाइक इस बाइक की सीध में कहाँ तक जाना है, 6 तक, तो इसको ऊपर उठाते जाइए और 6 वाली को आगे बढ़ाइए। ये दोनों जहाँ पर कट करें वहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा 2,6, ठीक है, 2,6। दूसरा वाला पॉइंट देखिए, एक्स पे जाना है 3 पे, 3 पे आ जाइए, और बाई पर भी कहाँ जाना है, 3 तक जाना है, तो बाई वाली लाइन को पहले बढ़ा लीजिए 3 तक और इसको भी उठा लीजिए 3 तक। तो जहाँ पर काटें ये पॉइंट आ जाएगा 3,3, ठीक है। इससे एक लाइन खींच दीजिए आप, ठीक है। ये जो लाइन बनेगी वो आपकी बनेगी, ये जो लाइन बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 होगी, ठीक है। दूसरी लाइन खींचिए इसी तरह से, x पे जाना है 0 और y पे जाना है 2 तक, तो x तो 0 ही है, ये y 2 ये वाली लाइन है, ये हो गई 0,2, 0,2। और दूसरी लाइन देखिए 3,3, 3,3 आपको यही मिलेगी दोबारा, ठीक है। इनको मिला दीजिए, इस लाइन को और आगे बढ़ाइए, ठीक है। इस तरह से एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा, और ये ग्राफ में जिस पॉइंट पर काटेगा उससे हम इसके निर्देशांक नोट करके इसका क्या निकाल लेंगे, एक एरिया निकाल लेंगे। जैसे एक पॉइंट ये कट कर रहा है, तो ये पॉइंट आप ग्राफ में चेक करेंगे कहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, इसके निर्देशांक मिल जाएंगे तीनों पॉइंटों के, और इससे क्या निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे एरिया वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इस त्रिभुज का जो त्रिभुज आपका इसमें बनता हुआ दिख रहा है, इसका हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है।